स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, यानी किसी भी एटम के ऑर्बिट में कितना एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। और ताकि हम इस कैलकुलेशन के ज़रिए से हम किसी भी एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और उस ऑर्बिट के एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकें। तो इस हवाले से सबसे पहले हम एक एटम को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक हमारे पास एक सिंपलेस्ट एटम है, लाइक हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है। अब इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर किसी भी एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जैसे कि मैंने लिखा कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंड इज द सम ऑफ द इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो भी एनर्जी होती है वो दो तरह के एनर्जी पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से एक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट फॉर्म में k.E कहते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम P.E कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? देखें, किसी भी चीज़ के हरकत के दौरान जो भी एनर्जी पैदा होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज है, तो डेफिनेटली इसके अंदर ये हर वक्त यानी न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, रिवॉल्व करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी के दो डिफिनीशन है। किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की जो सलाहियत है उस सलाहियत का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर एक अर्थ दिखाया गया है और इसके अंदर देखिए दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, और इसमें से देखिए यहाँ एक बॉडी है। अब आप देखिए इस बॉडी को बिल्कुल इस अर्थ के सरफेस के साथ, यानी इसका जो क्रस्ट है, जैसे कि अर्थ है, इसके तीन लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्या है, कोर है। अब इसी बॉडी को क्या किया गया है, इसके बिल्कुल क्रस्ट में सरफेस के ऊपर रखा गया है। अब ऐसे में देखिए यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी दिखाया गया है ये क्या है, हमारे पास जीरो है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल अर्थ के सरफेस के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये बॉडी अगर इसके अंदर खुद ब खुद काम करने की सलाहियत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज इस बॉडी को हम तकरीबन 5 मीटर इसको हम ऊपर उठाते हैं। तो जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया x हो गया। इसका मतलब ये है कि अर्थ के हिसाब से इस बॉडी को जितना हम ऊपर लेके जाएंगे बुलंदी पे, तो इतना क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर काम करने की जो सलाहियत होगा तो उस सलाहियत का नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप देखिए इस बॉडी को अगर हम 5 मीटर के बुलंदी से अगर छोड़ेंगे तो ये बॉडी खुद ब खुद क्या होगा, अर्थ सरफेस में गिर जाएगी। तो इट मीन्स दैट दिस इज द ड्यू टू क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में बॉडी को हमने ऊपर लेके गई और जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक और डिफिनीशन ये कि किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। वो रिलेट टू दी यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी अर्थ। तो इसी तरह से हमने देखा, अब इस बॉडी को अगर हम यहाँ एक गड्ढा बनाए ज़मीन के अंदर अर्थ में, और फॉर एग्जांपल अगर हम 5 मीटर के अंदर एक गड्ढा बनाएं, तो यहाँ पर देखिए इस बॉडी को मैंने यहाँ दिखाया हूँ। अब आप देखिए इसमें गौर करें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है -x, इसका मतलब ये कि ये जो सरफेस के हिसाब से यानी अर्थ के कोर के हिसाब से नहीं, सरफेस के हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी ये माइनस हो गई, क्योंकि ये उसके जो है ना उसमें अगेंस्ट गई। तो इसी तरह से हमने देखा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की 3 फॉर्म दिखाया गया है, एक बुलंदी में और एक बिल्कुल सरफेस के साथ जीरो है, बुलंदी में x है, और इसके अंदर जो एक गड्ढा खोदा है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी माइनस है। तो इससे हमें ये बात पता चला कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर खुद ब खुद काम करने की जो सलाहियत है दैट इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी, या किसी भी बॉडी के अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो क्या है, हाफ mv² है, और इसके बाद जो प्लस क्या है, फार्मूले का है, और जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो क्या है, हाफ mv² है, प्लस फार्मूले का है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली काम करने की सलाहियत है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसका वैल्यू क्या है, ZE² है और डिवाइड बाई 4πε0r है।
अब देखिए ये डेरिवेशन हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि रेडियस ऑफ जब हम ऑर्बिट निकाल रहे थे तो उसी दौरान हमने ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर पढ़ा था, माइनस भी नहीं पढ़ा था। तो अब ये हम देखना ये होगा कि ये जो माइनस जो प्लस है माइनस में किस तरह तब्दील हुआ, और उसके बाद ये R स्क्वायर जो है जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ये R में किस तरह तब्दील हुआ। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो बेसिकली नॉर्मली हम जो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं ये हम ज़मीन के हिसाब से इसको हम डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एटम और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है। क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती है बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ये एक्टिंग करता है यानी लगाता है। तो जबकि ज़मीन क्या करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है किसी भी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इस हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ZE² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। लेकिन यहाँ पर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने एक तो माइनस साइन का इजाफा किया है और दूसरा हमने जो R स्क्वायर है इसको हमने R में, अब इसको हमने किस तरह इसमें तब्दील कर दिया, जैसे कि हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर ये इक्वेशन हमने डिफाइन किया था। तो इस हवाले से आप इस तरफ आ जाए कि यहाँ पर मैंने एक डब्बा बनाया हूँ और ये हमारा रफ वर्क है, और इसमें ये सीखना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो माइनस में है और R स्क्वायर R में तब्दील हुआ ये कैसे हुआ। देखें, इसके लिए सबसे पहले हम फिलहाल आप इस इक्वेशन को आप फिलहाल यहाँ छोड़ दें और उसके बाद आप इसी दूसरी तरफ आ जाए और आप इस पे देखें। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक एटम को कंसिडर करते हैं और इस एटम के अंदर हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड है, फोर्थ में है, जहाँ ये नहीं पता। तो हम लेट सपोज ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर क्या है, इन्फिनिटी में है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे, फर्स्ट शेल में लाना है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में लाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को वर्क करके डायरेक्ट अगर हम इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फील्ड होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ इन्फिनिटी से लेकर इसको फर्स्ट शेल में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ही यानी स्मॉल डिस्टेंस में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ट्रेवल करवाते हैं। क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस में लाएंगे तो इसका फील्ड डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए वेरी यानी इतना स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं कि जिसको हम क्या कहते हैं, DR कहते हैं। DR का मतलब है वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो वर्क होता है मैथमेटिकली W = F क्या है, D होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस वर्क को बहुत ही वेरी स्मॉल मतलब इसको छोटे छोटे इसको सिगमेंट्स में हम करते हैं, यानी जिसका नाम हमने DR, तो DW हम करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को हम ग्रेजुअली इसको स्मॉल वर्क करते हुए हम इसको फर्स्ट शेल में लाते हैं। तो इसी हवाले से DW होगा F मल्टीप्लाई क्या होगा हमारे पास, DR होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर F.DR यानी ये DR का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को फील्ड डिस्टर्ब किए बगैर स्मॉल वर्क करते यानी DR करके हमने इन्फिनिटी से क्या किया, हमने इसको क्या करना है, फर्स्ट शेल में लाना है। तो जब हमने इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में लाने के लिए DW एंड F क्या होगा, डॉट क्या होगा, DR हो गया। तो दिस इज द वेरी स्मॉल वर्क which is apply on the electron and the electron now it is reached at the first shell of the atom। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमें पता है कि ये जो फोर्स है ये हमें पता है कि इट इज़ एक्चुअली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह मैंने बोला था कि ज़मीन जो है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ये हमने रेडियस में पढ़ा था, ये ZE² और जो है ना पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है। ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया जो वर्क के अंदर है, और यहाँ RD नहीं लिखेंगे बल्कि हम DR लिखेंगे क्योंकि हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बना, DW = ZE² एंड पाई और एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर एंड DR बन गया। अब हम क्या करते हैं, जो काम हमने इन्फिनिटी से लेकर स्मॉल काम जब हमने इसको फर्स्ट शेल तक किया है, इसको अभी हमें क्या करना है, सम अप करना है। तो सम अप करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, ताकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका जो है ना इन्फिनिटी से लेकर जो R तक का जो डिस्टेंस होगा वो सम अप डिस्टेंस
को हम इसको सम कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये हमारे पास लोअर लिमिट है और ये पाई है और ये आर है, क्योंकि हमने इन्फिनिटी से नीचे आर में लाया है। तो डी डब्ल्यू है और हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन का जो साइन है ये कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होता है बल्कि वेरिएबल पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ये सारे कांस्टेंट है, यहाँ आर स्क्वायर जो है ना ये हमारे पास क्या था, वेरिएबल था। तो ये 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये डी आर पहले से ही है, वर्क के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास था। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर के अंदर आर स्क्वायर है इसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर, यानी ये माइनस क्या होगा, 2 होगा। ये आर स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर से हमने इसको न्यूमरेटर में लेके गए, डी आर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन को जब हमने हटाया तो ये जो डी डब्ल्यू हो गया हमारे पास, डब्ल्यू में चेंज हो गया और ये -2 हो गया। इसी तरह से अब हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि कहते हैं कि जब फंक्शन, इसको बोलते हैं आर -2 है ना, इसको फंक्शन कहते हैं। जब फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में मिल जाता है, आप इसको इस तरह समझे, इसको फंक्शन कहते हैं, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। जब फंक्शन का डेरिवेटिव यानी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जब बराबर में मिल जाता है तो वहां पर पावर रूल लगता है। और पावर रूल क्या है, हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि पावर रूल का फार्मूला हमारे पास क्या है कि -n प्लस क्या है, x पावर डिवाइडेड बाई क्या है, n प्लस क्या है, ये है हमारे पास क्या है, पावर रूल का फार्मूला है। तो ये पावर रूल का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि जैसे कि फंक्शन का डेरिवेटिव जब बराबर में मिलेगा तो हम क्या करेंगे, पावर रूल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में ये हमारे पास कांस्टेंट्स है, तो ये हमारे पास पावर रूल में -2 आ गया, -1 जो है ना, +1 सॉरी, यहाँ +1 फार्मूले का है और -2 हो गया। और इसी के साथ देखें -2 और +1 हो गया, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो -1 आ गया, आर पावर का -1 हो गया और यहाँ से -2 से +1 करेंगे तो -1 होगा। और ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट, यानी क्योंकि हम आर और इन्फिनिटी के दरमियान काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ जो -1 है, अब हम क्या करेंगे, इस -1 को बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा इसके अंदर देखिए अभी माइनस साइन आ गया। अब माइनस साइन यहाँ पर लग गया तो ये जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई -4πε0 हो गया। और इसी तरह से ये जो हमारे पास r-1 है, ये इसको हमने डिनोमिनेटर में लेके गया तो 1 डिवाइड बाई r बन गया। अब आप देखिए ये जो 1 डिवाइड बाई r है इसका वैल्यू r भी है और इसका वैल्यू इन्फिनिटी भी है। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, ये इनके लिमिट्स से है, हम क्या करेंगे इनके वैल्यू को इनकी जगह में पुट करते हैं। अब ये इसका ताल्लुक r के साथ भी है, इनका ताल्लुक 1/r का इन्फिनिटी के साथ भी, तो हम इनकी जगह में 1/r डिवाइड -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब 1 डिवाइड बाई जो इन्फिनिटी होता है वो 0 के बराबर होता है। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो ये 0 हो गया ये फंक्शन। और यहाँ पर क्या हो गया 1 डिवाइड बाई r। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस जो है ना z² डिवाइड बाई 4πε0 क्या होगा, r होगा। ये है हमारा इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर अप्लाई की। अब आप आ जाए इक्वेशन नंबर 1 पे आए। अब आपको ये कन्फ्यूजन खत्म हुआ होगा कि यहाँ पर देखिए ये जो माइनस आ गया ये बेसिकली मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। और इसके बाद जो है ना ये r² r में तब्दील कैसा हो गया। अब हमने इक्वेशन बनाया, ये है पोटेंशियल एनर्जी। और माइनस साइन ये भी इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से फर्स्ट शेल में लाए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अच्छा, इसके बाद माइनस प्लस क्या होगा, हमारे पास माइनस हो गया, तो ये हमारे पास फार्मूला इसी तरह ही आ गया है। अब हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि यहाँ से ये mv² है, जैसे कि हमने पहले जो है ना प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि एक रिलेशन है, हम जानते हैं कि mv² = ze² डिवाइड बाई 4πε0 r² के बराबर होता है। ये पहले हमने पढ़ा है, आप प्रीवियस वीडियोस देखें। और इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम क्या करेंगे mv² का वैल्यू इधर पुट करते ताकि ये दोनों सिमिलर बन जाए, तो हमारे ये दोनों इक्वेशन ये बन गई। अब बनने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखें कि अब हम यहाँ पर इन दोनों के अंदर ये इक्वेशन दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर हो गए। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला था ना कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस बन गया। और इसके बाद mv का जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, इसको हमने वैल्यू यहाँ पुट किया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन में सिमिलर। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज है और दूसरा हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट्स है, कॉमन है। हम यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं कि टेक कॉमन एंड सेपरेट दी इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। हम जो कॉमन लेने वाले इनको अलग करेंगे
और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है इनको हम अलग करेंगे। जब हम इनको अलग करेंगे तो देखें आप यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा ये कॉमन ZE² 4πε0r, और इनको हम अलग करते हैं 1/2 देखें आप, और माइनस क्या होगा 1/1 है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो -1/2 हो गया। तो ये इक्वेशन में ये जो माइनस है ये पहले आया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गए। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 को हम इसी तरह ही रखते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन में डिस्कस की थी कि जो r होता है वो ε0 n² h² और ZE² m पाई। तो ये इक्वेशन नंबर 4 है। हम क्या करें, यहाँ r को लेकर हमने इसी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, एक्सटीरियर के साथ मल्टीप्लाई इंटीरियर के साथ, इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अब इसके बाद देखें, अब इस इक्वेशन में देखें कि ZE² पाई m ZE², और इसके बाद डिवाइड क्या है 8πε0 और ε0 n² h²। देखिए पाई कट गया हमारे पास, और इसी तरह से हमारा जो इक्वेशन होगा ये जो ZE² है ये Z² हो गया, और E² E4 हो गया, mm हो गया, और 8 अपनी जगह पर आया, ε0 यहाँ 2 है, ये दोनों मिलकर स्क्वायर बन गई, और इसी तरह से n² h² हो गया। इसी तरह से ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, यानी E हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो काम हम कर रहे हैं ना ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन एटम में जो एटॉमिक नंबर है Z है ये 1 होता है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये Z खत्म हो गया Z, तो फिर हमारा ये इक्वेशन इस तरह बन गया, Z नहीं यहाँ पर। तो इसी तरह से अब इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ से इसको यहाँ पर अब हम इस तरह कर लेते हैं, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट को अलग करते हैं और वेरिएबल को, यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है 1/n² है, इसको अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। अब ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात इसका कोई ना कोई वैल्यू है, और इसका वैल्यू क्या है 2.18 × 10⁻18 जूल है, और फिर इसमें यहाँ पर पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो फाइनल इक्वेशन क्या होगा, En = -2.18 × 10⁻18 और 1/n² जूल हो गया। अब हम क्या करते हैं, जूल को किलो जूल में तब्दील करेंगे, तो इसके लिए हम एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हमारे पास फाइनल इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो 1313.35 किलो जूल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पर इसमें पुट कर लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास Ne माइनस, ये माइनस पहले से ही है, 1313 हमारे पास 15 किलो जूल पर मोल डिवाइड बाई क्या होगा n² होगा। अब हम इस तरह करेंगे कि अब फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट शेल के लिए करना है, तो फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी क्या होगी ऑर्बिट का, तो यहाँ पर सिंपली 1 लगाए, तो 1 लगाओगे तो यही होगा। तो इसी तरह से हमें ये बात पता चला कि किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो एनर्जी होगा एक ऑर्बिट का, जो एक इलेक्ट्रॉन का, वो कितना होगा, यानी -1313.15 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द एक्चुअली क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये है हमारे पास फाइनल आंसर, जो कि हमने इस फॉर्मूले की मदद से हम लाइक n², और इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम किसी भी एटम के अंदर फर्स्ट जो है ना, इसके अंदर फर्स्ट शेल के लिए भी एनर्जी निकाल सकते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और किसी भी शेल के लिए हम निकाल सकते हैं।